प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल अनंतपुरा माधोपुर सीकर की साइंस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत। हम पहले रीड कर चुके हैं पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र की का अध्ययन हमने किया। उसमें अग्नाशय रस में पाए जाने वाले एंजाइम आप लोगों ने याद किए, आंतरिक रस में पाए जाने वाले एंजाइम आप लोगों ने पढ़े। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है श्वसन तंत्र के बारे में अपन पढ़ेंगे कि श्वसन तंत्र जो है उसका वर्णन करेंगे, श्वसन की प्रक्रिया का बाद में अध्ययन करेंगे। कौन सा टॉपिक रीड करेंगे हम? श्वसन तंत्र। ठीक है। श्वसन तंत्र श्वसन से संबंधित समस्त अंगों से मिलकर बने तंत्र को क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? श्वसन तंत्र किसे कहेंगे? श्वसन से संबंधित समस्त अंगों से बने तंत्र को क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। और श्वसन तंत्र जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, इसको आप रेस्पिरेटरी सिस्टम रीड करें। कौन सा सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। कौन सा तंत्र है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो श्वसन तंत्र क्या होता है? इसके लिए श्वसन आप लोगों को ये भी रीड करना पड़ेगा। श्वसन तंत्र की परिभाषा रीड कर ली है। श्वसन से संबंधित समस्त तंत्रों का जो ग्रुप है, समस्त तंत्रों से समस्त अंगों से मिलकर जो तंत्र बनता है उसको अपन श्वसन तंत्र कहते हैं। और श्वसन किसे कहेंगे? देखिए, श्वसन में क्या होता है? सिंपल परिभाषा तो ये है कि फेफड़ों में बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन का तो लेना और CO2 बाहर निकालना। CO2 का बाहर निकालना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। भाई अपन श्वसन में कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है। श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। और वैसे ग्रहण तो सारा वायु ग्रहण करते हैं, लेकिन उनमें से काम में कौन सी लेते हैं? अपन ऑक्सीजन गैस काम में लेते हैं। और बाहर कौन सी निकालते हैं? भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपन बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। आप लोगों को पता है। लेकिन अपन हमारे को श्वसन क्यों आवश्यक है? ठीक है। श्वसन की आवश्यकता क्यों है इसका मैं पहले आप लोगों को बताऊंगा। श्वसन की आवश्यकता क्यों है कि प्रत्येक शरीर की जो प्रत्येक कोशिका है, ये ध्यान रखना, श्वसन की आवश्यकता क्यों है या श्वसन क्यों करें? भाई अपन तो भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो श्वसन क्यों करें? तो इसकी खास बात आप इसको ध्यान से समझेंगे कि भोजन ग्रहण कर लिया, भोजन का पाचन हो गया। सबसे पहले आपको पाचन तंत्र पढ़ाया, उसमें भोजन आपने ग्रहण किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये अपन ने भोजन के रूप में ग्रहण किए। और भोजन के रूप में ग्रहण करने के बाद उसका पाचन हुआ, और पाचन का अवशोषण होकर वह जो पचित भोजन जो है वह कहाँ चला गया? शरीर की प्रत्येक कोशिका तक चला गया। कहाँ तक चला गया? शरीर की प्रत्येक कोशिका तक चला गया। अब वह भोजन, उस भोजन से अपने को ऊर्जा तब तक नहीं मिलेगी, कब तक? सॉरी, जब तक कि ऑक्सीजन उस पचित भोजन को का अपघटन नहीं करे। समझ रहे हो बात को कि जो पचित भोजन है वह प्रत्येक कोशिका तक पहुंच चुका है, और उसके पोषक तत्वों का जब तक विघटन नहीं होगा तब तक अपने को एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। तो पोषक तत्वों के विघटन के लिए या ऑक्सीकरण के लिए अपने को किसकी आवश्यकता है? श्वसन की आवश्यकता है। समझ रहे हो? प्रत्येक कोशिका को किसकी आवश्यकता पड़ती है? देखिए, श्वसन क्यों आवश्यक है? कोई भी पूछ ले श्वसन क्यों आवश्यक है, तो आप क्या कहेंगे? प्रत्येक कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझ रहे हो बात को कि प्रत्येक कोशिका जो होती है, शरीर की प्रत्येक कोशिका को कार्य करने के लिए, या आप इस प्रकार से समझे कि शरीर की प्रत्येक कोशिका को जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, उसमें जीवन रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? भाई ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा के बिना शरीर की कोई भी कोशिका जिंदा नहीं रह सकती, जीवित नहीं रह सकती, उसमें जीवन नहीं रह सकता।
ठीक है। तो ऊर्जा यानी कि अपने पूरे शरीर को जिंदा रखने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता है। और प्रत्येक कोशिका को जीवित रखने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता है। यह ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो ये ऊर्जा जो होती है यह खाद्य पदार्थों के पाचन से, जो पोषक पदार्थ अपनी कोशिका तक पहुंचे हैं तो पोषक पदार्थों के ऑक्सीडेशन से, ठीक है। यानी कि अपन यूं कहेंगे कि खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से अपने को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। ये ध्यान रखो। सब श्वसन की आवश्यकता क्यों है? तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि प्रत्येक कोशिका को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होगी। खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। और खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कैसे होता है भाई? खाद्य जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना, वह किस रूप में होती है? जब कोई भी पोषक पदार्थ जो होते हैं उसके पास ऑक्सीजन जाएगा, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो खाद्य पदार्थ जो आपने पाचन से पोषक पदार्थ प्रत्येक कोशिका तक पहुंचे हैं उसके पास ऑक्सीजन जाएगा, और ऑक्सीजन जाएगा ना मुख्यतः किसमें पहुंचता है भाई पोषक पदार्थ? ग्लूकोज के रूप में। सर्वप्रथम ऊर्जा किससे मिलती है अपने को? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज के पास जाएगा और क्या बनाएगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी कोशिकाओं में, और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा अपने को प्राप्त होगी। ये ऊर्जा जो है वह जीवित रहने के लिए चाहिए, वह प्रत्येक कोशिका को कार्य करने के लिए चाहिए। समझ रहे हो बात को? कि अगर इसको आप समीकरण के रूप में लिखेंगे, मैं 3 बातें आप लोगों को समझा रहा हूं। नंबर 1 कि श्वसन क्यों आवश्यक है? श्वसन इसलिए आवश्यक है कि वो खाद्य अपने को प्रत्येक कोशिका को जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यह ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? तो दूसरी बात, ऊर्जा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीडेशन से अपने को प्राप्त होगी। और खाद्य पदार्थों का मतलब ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों का जब ऑक्सीकरण कहाँ होगा? प्रत्येक कोशिका के अंदर। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण अपने को ऊर्जा मिलती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। प्रत्येक कोशिका तक में पोषक पदार्थ पहुंच गए हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन पहुंचेगा तभी उन पोषक पदार्थों से अपने को क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो कहां पर क्या चर्चा की हमने? पोषक पदार्थों से अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। और कैसे प्राप्त होती है? जो उसमें जो ग्लूकोज है उसका विघटन होता है। ग्लूकोज के विघटन से या खाद्य पदार्थों के विघटन से या ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थों के विघटन से। खाद्य पदार्थों का विघटन ऑक्सीजन के द्वारा भी हो सकता है और अन्य पदार्थों के द्वारा भी हो सकता है, बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है। समझ रहे हो? मतलब ये जो सेल है इसको इस प्रकार से समझे, ये सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर क्या है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ रहे बात को? अब आप जो डाइजेशन हुआ कहाँ पर हुआ भाई? छोटी आंत्र में हुआ। कहाँ पर हुआ? छोटी आंत्र में जो डाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हुई, डाइजेशन के बाद छोटी आंत्र में भोजन का अवशोषण हो गया और ये ब्लड के माध्यम से, किसके माध्यम से? खून के माध्यम से छोटी आंत्र में अवशोषण हो जाता है इसका, और प्रत्येक शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। अब यहाँ तक कोशिका में आ गया, पोषक आ गया, मतलब ग्लूकोज आ गया। मान लो क्या आ गया? ग्लूकोज। और यहाँ भी इस कोशिका के चारों तरफ क्या है भाई? रुधिर की नलिकाएं हैं। रुधिर नलिकाओं से ये कोशिका घिरी हुई रहती है। किससे घिरी रहती है? रुधिर नलिका। प्रत्येक कोशिका के बाहर कौन सी नलिकाएं होती हैं भाई? रुधिर नलिकाएं होती है। इन रुधिर नलिकाओं से ऑक्सीजन भी आ जाता है। क्या आ जाता है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन इसमें से किस में आ जाएगा? कोशिका में आ जाएगा विसरण द्वारा। ऐसे तोड़ करके नहीं आएगा, विसरित होकर के, ठीक है ना। विसरण के द्वारा आंशिक दाब में अंतर के कारण ये ऑक्सीजन कोशिका में प्रवेश कर जाता है।
अब ये ऑक्सीजन जो होगा वह किसको तोड़ेगा, इस ग्लूकोज को जब तक नहीं तोड़ेगा, मतलब ये एक तरह से पार्ले-जी का पैकेट है और इसको बच्चे से फाड़ा नहीं जा रहा है, तो उसको फाड़ना पड़ेगा, फाड़ेंगे तभी उसमें से एनर्जी अपने को प्राप्त होगी, उसको तोड़ेंगे ना तभी अपने को एनर्जी प्राप्त होगी। या फिर अपन यूं कहेंगे ग्लूकोज का एक नारियल है, ग्लूकोज का नारियल है और इस नारियल को अपन फोड़ेंगे तभी तो इसमें से चिटक खाएंगे। ऊर्जा कब से मिलेगी, जब इस नारियल में से चिटक निकालेंगे, ठीक है ना। तो चिटक किससे निकलेगी भाई, ऑक्सीजन से निकलेगी। ये हथौड़ा ऑक्सीजन का इसके ऊपर लगेगा, ये टूटेगा और उससे ऊर्जा मिलेगी। ये क्या है, नारियल किसका है, ग्लूकोज का, C6H12O6। समझ रहे हो बात को। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो किस प्रकार से श्वसन होता है भाई, समझिए श्वसन को ढंग से फिर अपन चर्चा करेंगे। तो पहले ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज है, क्या है भाई, ग्लूकोज। इससे ऑक्सीजन क्रिया करती है, क्या कौन क्रिया करता है, ऑक्सीजन। या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी टूट सकता है और बिना भी टूट सकता है, या आप लोगों के नहीं है, ठीक है। जो अगर श्वसन, अगर खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण जो होता है या विघटन, अपन ये कहेंगे क्या होता है श्वसन में, खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। वो तो जो नॉर्मल परिभाषा थी कि भाई ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, वो 8वीं तक तो सही है, 9 तक तो सही है, लेकिन 10th में आपको बढ़िया परिभाषा लिखनी पड़ती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, खाद्य पदार्थों का के ऑक्सीकरण से, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया, ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया या प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। ये डेफिनेशन है 10th क्लास वालों के लिए, को श्वसन कहते हैं। खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की जगह लिखेंगे विघटन से, खाद्य पदार्थों के विघटन से, विघटन, ठीक है। अब खाद्य पदार्थों का विघटन दो प्रकार से हो सकता है, किससे, एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति से, ऑक्सीजन से, और दूसरा ऑक्सीजन के बिना, O2 के बिना। समझ रहे हो, O2 की उपस्थिति में, O2 से तो खुद O2 तोड़ेगा, जब O2 की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको कहते हैं ऑक्सी श्वसन, क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन कहेंगे इसको। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर श्वसन होता है तो इसको कहेंगे अनऑक्सी श्वसन। देखो इंग्लिश में अगर आप इसको लिखेंगे तो ऑक्सी श्वसन को क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, AEROBIC, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होगा, एनएरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो दो प्रकार का रेस्पिरेशन हो गया। आपको ध्यान रखने के लिए ही, वैसे आपके पूछेंगे नहीं आप लोगों से एग्जाम में, पर आप लोग ध्यान में रखें कि श्वसन किसे कहेंगे, कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों का विघटन करके कोशिका को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको अपन क्या कहेंगे, श्वसन कहते हैं, ठीक है। और मनुष्य में किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है, ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। मनुष्य में किस प्रकार का रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें खाद्य पदार्थों या पोषक पदार्थों का विघटन किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन के द्वारा होता है। और यीस्ट वगैरह जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन द्वारा खाद्य पदार्थों का विघटन नहीं होता, बिना ऑक्सीजन के ही हो जाता है, उनमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। तो उनको ऐसे जीव जो होते हैं उनको कहते हैं, उनमें जो श्वसन होता है उसको कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आगे बात समझ में, अवायवीय श्वसन। अब ग्लूकोज के विघटन से, अपन मनुष्य में तो होता क्या है कि ग्लूकोज के विघटन से क्या होगा, श्वसन की क्रिया होगी। ग्लूकोज के विघटन से श्वसन की क्रिया होगी। कैसे,
C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनसे ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन इसको तोड़ेगा, आगे तीर का निशान आप लगा सकते हैं, तो क्या बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, यहां पर 6 और लगा देंगे संतुलित करने के लिए, और प्लस क्या, ऊर्जा, प्लस क्या, ऊर्जा। तो इस प्रकार से श्वसन के लिए ये रिएक्शन आप लोग काम में लेते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। आप ये ध्यान में रखेंगे, यह है ऊर्जा जो निकलती है श्वसन से, लगातार ऊर्जा अपने को प्राप्त होती रहती है। यह ऊर्जा किस रूप में होती है, ATP के रूप में। किसके रूप में, ATP के रूप में रहती है। किस रूप में रहती है ऊर्जा संग्रहित, ATP के रूप में अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। और ATP का पूरा क्या नाम है, हाँ बिल्कुल, ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिख लो, ATP बराबर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब आप लोगों से पूछ ले, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता कहाँ है, बताओ। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, कोशिका, कौन से कोशिकांग में होता है, आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब आपने क्या सीखा भाई, प्रथम श्वसन में आपने आज एक पैराग्राफ आपने रीड किया, क्या पढ़ा, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, श्वसन तंत्र, श्वसन से संबंधित समस्त अंगों का समूह क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब श्वसन किसे कहेंगे, कि वह प्रक्रिया, वह प्रक्रम, वह प्रोसेस जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों का विघटन होता है, खाद्य पदार्थों को तोड़ा जाता है, वह क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अगर खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हैं, जैसे मनुष्य में ऑक्सीजन चाहिए ना, खाद्य पदार्थों या पोषक पदार्थों को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, तो उसको कहेंगे ऑक्सीश्वसन। और अगर बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति से ही उनको ऊर्जा मिल जाए, तो उसको अपन क्या कहेंगे, अनोक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन किसमें पाया जाता है, मनुष्य में, और अनोक्सीश्वसन किसमें पाया जाता है, ईस्ट में। ठीक है, तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गए। अब श्वसन तंत्र अपन पढ़ेंगे, कि प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बना करके वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए, क्या पढ़ेंगे, मानव का श्वसन तंत्र। और सबसे सिंपलेस्ट जो डायग्राम है साइंस में वह इसी का है। ठीक है, मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र आप लोगों को बनाना है, तो इस प्रकार से बनाइए। ठीक है, ये नोज है और यहाँ से श्वसन तंत्र शुरू हो जाता है। यहाँ से एक नलिका उसमें जाती है,
ठीक है, यहाँ से दोनों नाकों से होते हुए एक नलिका ये नीचे की ओर आती है। ठीक, ये तो क्या है भाई, यहाँ से माउथ स्टार्ट हो जाता है और माउथ स्टार्ट होकर के मुख की जो वो है उसमें ये पीछे की खुल जाती है, अंदर नासा छिद्र होते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाहर दो प्रकार के छिद्र होते हैं। ये तो बाहर जो दो छिद्र दिखते हैं वो तो क्या है, बाह्य नासा छिद्र। किस प्रकार के हैं, बाह्य नासा छिद्र। और अंदर भी और होते हैं इन दोनों के, एक नलिका जाती है एक ही, इसको क्या कहेंगे, अंतर नासा छिद्र। क्या कहेंगे, अंतर नासा छिद्र के द्वारा ये किसमें खुल जाते हैं, ग्रसनी में खुल जाते हैं। आगे बात समझ में। अब और देखिए, यहां से फिर ये जो ग्रसनी है इसके पास यहां पर एक और गले में एक नलिका श्वसन तंत्र की जुड़ती है इसमें। ठीक है, समझ गए। तो ये ग्रसनी जो होती है, इसको देखो, नाक का जो क्षेत्र है ग्रसनी का, ये ग्रसनी हो गई। ग्रसनी भोजन नली का भी पार्ट है और श्वसन तंत्र का भी पार्ट है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट हो गया, ऐसा आहार नाल का मतलब ऐसा अंग जो भोजन ग्रहण करने, भोजन या आहार जिसको कहेंगे पाचन तंत्र, जो पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र दोनों का भाग है। तो देखो, माउथ के अलावा कौन सा है, माउथ भी है ऐसे तो, लेकिन मुख्य पार्ट कौन सा है, ग्रसनी है। कौन सा है, ग्रसनी। और ग्रसनी को क्या कहते हैं भाई, फेरिंग्स कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं, फेरिंग्स। ग्रसनी को क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, अब यहां से एक नलिका जो होती है इसमें जुड़ती है, तो मैं इस नलिका को बता देता हूं, पाचन तंत्र वाले को नहीं बताता हूं, है ना। तो ये जो नलिका है ये आगे जाकर के दो भागों में डिवाइड हो जाती है। कितने भागों में डिवाइड हो जाती है भाई, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यहां से फिर कौन सी नलिका और जा रही है भाई, साइड में खाने की नलिका और जा रही है, खाने वाली नलिका और जा रही है। इसी खाने वाली नलिका से जुड़ी होती है। और यहाँ पर आपका वो क्या रहता है, लेरिंग्स रहता है, कंठ, इसको कहते हैं कंठ। ठीक है, यहाँ पर कंठ रहता है, कंठ या लेरिंग्स, कंठ या लेरिंग्स, समझ गए। और पक्षियों में जो कंठ होता है ना, उसको अपन कहते हैं सीरिंग्स। उसको क्या कहते हैं भाई, सीरिंग्स कहते हैं। क्या कहेंगे, सीरिंग्स कहेंगे। अब दोनों नलिकाएं जो होती हैं वो फेफड़ों में जाकर के कई छोटी छोटी नलिकाओं, ये किस में चली जाती है भाई, फेफड़ों में चली जाती हैं। किस में चली जाती हैं, फेफड़ों में चली जाती हैं। और फेफड़ों में जाकर, फेफड़ों में चली जाती है, और फेफड़ों में जाकर जो है ये कई शाखाओं में बढ़ जाती है। फेफड़ों में जाकर कई शाखाओं में बढ़ जाती है। तो ये तो देखो बायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा जो होता है वह बड़ा होता है, ध्यान रखना। बायां फेफड़ा बड़ा होता है, बायां फेफड़ा। और ये है दायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा किस प्रकार का होता है, दोनों में की तुलना में बायां फेफड़ा बड़ा और दायां फेफड़ा क्या होता है, छोटा होता है। और बायां फेफड़ा जो है ना, कई कुपिकाओं में छोटे छोटे उसमें बटा है। इस प्रकार दाहिना फेफड़ा जो होता है वो 3 पोलियों में बटा होता है, 1, 2 और 3। दाएं फेफड़े में कितनी पोलियां होती हैं, 3, समझ रहे हो। और जो बायां फेफड़ा है वह 2 ही लोब में बटा होता है, 2 पोलियां पाई जाती हैं।
2 पोलियां पाई जाती हैं। आप समझ गए बात को। तो ये डायग्राम आप लोग बना के आए हैं एग्जाम में, और इसमें भी क्या है कि ये जो नलिकाएं हैं यह खूब सारी नलिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं। तो आप इस प्रकार से इसको डिजाइन कर रहे हैं करते को, ताकि ये लगे कि खूब सारी इसमें ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी है इनकी अपन चर्चा करेंगे अलग से। ये 2 पोलियों बटाए आगे जाके खूब सारी ब्रांचेज में बढ़ जाता है, और फेफड़ा कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, इन फेफड़ों के नीचे एक और अंग एक और जो पेशियां पाई जाती हैं इस प्रकार। यह है जो है, इसको क्या कहते हैं भाई जानते हो? इसका नाम है, ये कंकाल पेशी स्केलेटन पेशी का बना होता है, और इसका नाम है डायफ्राम। क्या नाम है? डायफ्राम। क्या नाम है भाई? डायफ्राम है। ठीक है, तो क्या क्या चीज देख रहे हैं अपना, आप ध्यान में रखना श्वसन तंत्र में। और इनके अलावा आपको पता है यहां अपने चेस्ट में क्या पाया जाती है भाई? क्या पाया जाता है? पशु का पिंजर, पसलियां। क्या पाया जाता है? पसलियां पाई जाती हैं। क्या पसलियों का मत बताना एग्जाम में, आप ये डायग्राम ही बताना है आप लोगों को। ये डायफ्राम लिख देना। और डायफ्राम में किस प्रकार की पेशियां पाई जाती है आपको पता है? डायफ्राम में रेडियल या अरीय पेशियां पाई जाती हैं। कौन सी पेशियां? रेडियल पेशियां पाई जाती है, ध्यान रखना। रेडियल मसल्स, डायफ्राम में रेडियल मसल्स पाई जाती हैं। आ रही बात समझ में? तो ये जो चित्र जो आएगा ना एग्जाम में, वह 2 नंबर का तो डायग्राम आ जाएगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का। श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, फिर आप लोग जो और पूछ ले, श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए, 3 नंबर का। और अब वर्णन करने में क्या ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, समझा रहा हूं आप लोगों को। देखिए कि इसमें क्या है, ये श्वसन तंत्र का हो गया। इसके अलावा पसलियां और होती हैं, बस पसलियां भी श्वसन में सहायक होती हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये तो क्या है, बाह्य नासा छिद्र है। क्या है? नाक। एक तो श्वसन तंत्र कहां से स्टार्ट होता है? नाक। और नाक जो होता है 2 छिद्रों के द्वारा बाहर खुलता है, इसको क्या कहेंगे? बाह्य नासा छिद्र कहेंगे। अब ध्यान में रखो, नाक में क्या है, क्या क्या विशेषता पाई जाती है भाई? इसमें रोम पाया जाता है। नाक जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? रोम और पक्षमाभ। रोम, पक्षमाभ और सीलिया। पक्षमाभ हो गया और सलेष्मा। मैं बता रहा हूं, इनको मिटा दूं क्या इसको? हाँ, मिटा देते हैं अपन। फिर अपन एक एक चीज रीड करते हैं दोबारा से। छोटी छोटी बातें आप लोग लिख लेंगे, पूरा वर्णन हो जाएगा उसमें, पूरा वर्णन हो जाएगा। देखिए आरेखीय निरूपण से अपन रीड करेंगे इसको। ये तो श्वसन तंत्र का डायग्राम था ही। देखिए इस डायग्राम में एक बात और बतानी थी, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए श्वसन तंत्र जो है इसको अपन 3 भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, श्वसन तंत्र को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वैसे तो मैं अलग हिसाब से करते, लेकिन 10th क्लास में जो बात बता रही है उसके अपन चर्चा कर रहे हैं। 3 भागों में डिवाइड करते हैं इसको। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो ऊपरी श्वसन तंत्र, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऊपरी श्वसन तंत्र। और ऊपरी श्वसन तंत्र जो है इसको अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा है निचला श्वसन तंत्र, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और तीसरी बात और है इनकी मसल्स, पेशियां, श्वसन पेशियां। इनको अलग से अपन देखेंगे, श्वसन पेशियां। तो 3 पार्ट हो गए श्वसन तंत्र के। नंबर 1 ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा निचला श्वसन तंत्र।
ऊपरी श्वसन तंत्र जो यस गले के ऊपर ऊपर है, ठीक है। ऊपरी श्वसन तंत्र मतलब यहां से ऊपर ऊपर जो श्वसन तंत्र है जो अंदर नहीं गया है, उसी की बात कर रहे हैं। ऊपरी रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन से भाग है इसके? नंबर 1 नाक, नंबर 2 मुंह है, नंबर 3 ग्रसनी, और नंबर 4 कौन सा आ जाएगा? ग्रसनी के बाद ये 3 तो मुख्य तो हो गए भाई, नासिका, मुख, ग्रसनी और कंठ, लैरिंक्स स्वर यंत्र, कंठ, यहां तक कंठ तक आ गए ना, कंठ भी कहेंगे इसको, या लैरिंक्स या स्वर यंत्र, इनसे अपन बोलते हैं। देखिए अब क्या है, नाक, नाक जो है इसमें क्या लिखेंगे यार? नासिका, नोज, ठीक है। यह 2 छिद्रों के द्वारा बाहर खुलता है, जिनको बाह्य नासा छिद्र कहते हैं। 2 छिद्रों के द्वारा बाहर खुलता है, इनको अपन क्या कहेंगे? बाह्य नासा छिद्र कहते हैं। और उन बाह्य नासा छिद्रों में क्या पाए जाते हैं? एक तो रोम पाए जाते हैं, दूसरा इनकी जो उपकला है वह पक्षमाभ पाए जाते हैं इसमें, और तीसरा श्लेष्मा में झिल्ली पाए जाते हैं, श्लेष्मा पाया जाता है। 3 चीजें पाई जाती हैं। ये पता क्या करती हैं? बाहर से जो धूल के कण, मिट्टी के कण, पराग, धूल मिट्टी के कण हैं, ठीक है, पराग कण हैं, इनसे इनको धूल मिट्टी पराग कण आदि को फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकते हैं, ठीक है। इनके द्वारा जो परागकण है, फफूंद है, कोई भी बीजाणु वगैरह हैं, वो जीवाणु वगैरह हैं, वो नहीं अपने फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाते हैं, वहीं रुक जाते हैं नाक में। एक तो रोम पाया जाता है जो छनके जाता है, ठीक है, बाल पाए जाते हैं ना, रोम का मतलब नाक में, तो उनके द्वारा हवा छनके जाती है। फिर पक्षमाभ पाए जाते हैं, अंदर सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया। फिर श्लेष्मा, म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस ग्लैंड के द्वारा कुछ तरल पदार्थ स्रावित होता है, उसको कहते हैं श्लेष्मा, जिससे वो मिट्टी वगैरह के कण जो होते हैं उसमें चिपक जाते हैं, ठीक है। तो अंदर स्वच्छ वायु का प्रवेश होता है, ठीक है, और गर्म ठंडी वायु को भी उसका जो टेम्परेचर है वो भी अपनी बॉडी के अनुकूल वो हो जाता है यहाँ पर। फिर माउथ जो है, माउथ मुंह है या माउथ, ठीक है, ये है देखो नाक जो होता है वो अंदर जा करके किस में खुलता है? ग्रसनी जो होती है ना, नेजोफेरिंक्स, फेरिंक्स में खुलता है। फेरिंक्स जो होती है उसके 3 पार्ट होते हैं ना, फेरिंक्स या ग्रसनी के कौन से पार्ट है? नेजोफेरिंक्स, बताया था पाचन तंत्र में, नेजोफेरिंक्स, फिर ओरोफेरिंक्स, और लेरिंजोफेरिंक्स, ठीक है। यानी कि नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी 3 भागों में अपन ने डिवाइड किया था। तो ये किसमें खुलेंगे भाई? अंतःनासा छिद्र नासा ग्रसनी में खुलेंगे। किसमें खुलेंगे? अंतःनासा छिद्र जो होते हैं वो नासा ग्रसनी के पृष्ठ भाग में खुलते हैं, और इनको ढकने के लिए एक जो संरचना पाई जाती है अंदर, उसको कहते हैं यूबुला। हाँ, अंतःनासा छिद्र को आप लोगों के कोर्स में नहीं है, फिर अपन चर्चा करेंगे। क्या माउथ, मुख जो होता है वो पीछे की ओर किस में खुलता है? मुख गुहिका, और मुख गुहिका के बाद किसमें खुलेगा? ओरोफेरिंक्स में खुलेगा। जब नाक में बंद कर ले तो आप किसके सहायता से सांस ले सकते हैं? मुख की सहायता से। इसलिए माउथ को एक सेकेंडरी ऑर्गेन कहते हैं अपन, है ना, द्वितीय के अंग, श्वसन का दूसरा अंग आप इसको कह सकते हैं। नाक की जगह मुंह से भी अपन सांस ले सकते हैं, लेकिन क्या कमियां रहेंगी भाई अगर अपन मुंह से सांस लेंगे तो? हाँ, धूल मिट्टी जितने भी कण है ना वो सारे अंदर चले जाएंगे, पराग कण अंदर चले जाएंगे, अंदर फफूंद के बीजाणु वगैरह उड़ रहे हैं वो भी अंदर चले जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से काफी जो गंदगी है वो फेफड़ों में जा सकती है। इसके अलावा देखिए, इसलिए मुख क्या है? मुख भी एक कॉमन अंग हो गया, किसके समान? ग्रसनी के समान, ठीक। अब देखिए ग्रसनी जो है, ग्रसनी के 3 भाग मैंने आपको बता दिए कि नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और लेरिंजोफेरेंक्स।
ठीक। अब लेरिंजोफेरिंक्स कौन सा है? लेरिंजोफेरिंक्स जिसमें श्वसन नलिका जुड़ती है, जहां से श्वसन नलिका, ये नलिका है, इसमें श्वसन नलिका और जुड़ गई। इधर से तो भोजन जा रहा है, लेकिन यहाँ पर श्वसन नलिका और जुड़ी हुई है। नीचे भोजन जा रहा है, ये नलिका में भोजन जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक नलिका और लगी हुई है। ठीक है, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? और कौन सी फेरिंग्स है ये? लेरिंजोफेरिंक्स है। और इन दोनों के स्थान पर ही क्या होता है भाई? कंठ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कंठ पाया जाता है। और इसको ढकने के लिए एक संरचना अपने कंठ में पाई जाती है, गले में पाई जाती है, जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस। ये जो श्वास नली का छिद्र है, इसको तो कहते हैं ग्लोटिस या घाटी, ग्लोटिस या घाटी कहते हैं। और इसके ढकने के लिए एक ढक्कन और पाया जाता है ग्रसिका के अग्र सिरे पर। इस ढक्कन को क्या कहेंगे? एपिग्लोटिस। क्या कहेंगे? एपिग्लोटिस कहेंगे। ऐसे एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन, घाटी का ढक्कन। और एक और नाम है, इसको कहते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन, एपिग्लोटिस को। आप लोगों से पूछ ले कोई ट्रैफिक पुलिसमैन कहाँ स्थित होता है, तो आप बता देंगे ना गले में स्थित होता है। साइंस वाला तो गले में ही बताता है। कैसे? कि जैसे आपने खाना खाया, खाना आ रहा है और श्वास को बंद कर देगा, भाई तू रुक, खाने को जाने दो। ठीक है। और जब श्वास आ रहा है तब खाने को रोक देगा, भाई थोड़ी देर रुक, श्वास को जाने दो। अगर दोनों मिक्स हो गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और इसको राजस्थानी भाषा में अड़सूल जाना भी कहते हैं, है ना। अड़सूल चली जाएगी और आपको खांसी आएगी खूब तेज और खूब परेशानी हो जाएगी। तो क्यों अड़सूल क्यों आती है भाई? कुछ ना कुछ भोजन जो है वो किस में चला जाता है? श्वास नली में चला जाता है। और फेफड़े उसको बिल्कुल तेज गति से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कि गलत चीज आ गई है, अपने काम की नीयत दूसरे रास्ते से जाना था, अपने रास्ते में आ गया। ठीक है ना। तो इसलिए उसको बाहर फेंकने का कार्य स्टार्ट हो जाता है, तब खांसी आने स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पर क्या, कौन सा ढक्कन लगा होता है? एपिग्लोटिस। कौन सा? एपिग्लोटिस लगा होता है। इसको क्या कहते हैं अपन? घाटी ढाफन कहते हैं। आगे बात समझ में। अब अपन चलेंगे कंठ। कंठ भी दोनों के संयोजन स्थल पर स्थित होता है। श्वास नली व आहार नली जो होती है, उसके जो छिद्र होता है, इसके पास ही वह स्थित होता है। कंठ जो होता है उसमें आप क्या लिखेंगे? देखो, कंठ या लेरिंक्स, एग्जाम में अलग से प्रश्न भी आ गया, आप लोगों से कही कंठ या लेरिंक्स किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, कंठ या लेरिंक्स का वर्णन आ जाता है 1 नंबर का, 2 नंबर का, कंठ या लेरिंक्स। ठीक है। कंठ को मनुष्य में तो लेरिंक्स कहते हैं, और पक्षी जो होते हैं ना उनमें सिरिंक्स, स्तन पक्षियों में सिरिंक्स कहते हैं इसको, क्योंकि इनसे ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। और ध्वनि उत्पन्न किसमें होती है? मनुष्य में होती है। और उसको कहेंगे क्या? लेरिंक्स। क्यों? आप इसमें 2 बातें लिखेंगे। यह कितनी उपास्थियों का बना होता है? यह 9 उपास्थियों का बना होता है, 9 कार्टिलेज का, 9 उपास्थियों, उपास्थियों को कहते हैं कार्टिलेज। ठीक है। कितने उपास्थियों का बना होता है? 9 उपास्थियों का बना होता है। और यहां पर इसमें कुछ स्वर रज्जु पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं, वोकल रोड कॉर्ड, आप ध्यान रखना, वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है। वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो श्लेष्मा झिल्ली के बने होते हैं। कौन सी झिल्ली के? श्लेष्मा झिल्ली के बने होते हैं। तीसरी लाइन ये लिखेंगे। अब आपने कभी वो 2 ठीकरी वगैरह लेकर के उनके बीच में पत्ता लगा करके एक सिट्टी बनाई है क्या आपने? कि उसमें हवा दोगे तो आप वो सिट्टी बनेगी। वही सिस्टम होता है इसमें भी, कि वोकल कॉर्ड स्वर रज्जु जो होता है उसमें झिल्ली लगी होती है। और जैसे मान लो श्वास नली, ये तो कंठ है और यहाँ पर श्वास नली से हवा गुजरेगी, तो इन झिल्लियों से होकर के गुजरेगी, वोकल कॉर्ड से होकर गुजरेगी। तो वोकल कॉर्ड में क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है। वोकल कॉर्ड में क्या उत्पन्न होता है? कंपन उत्पन्न होता है। और ये कंपन उत्पन्न होने से ही
अपने को आवाज आ रही है, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। उसमें बाकी की जीभ शायद हो जाती है, वरना तो आवाज नहीं आएगी कि मैंने क्या पढ़ाया। ठीक है, तो आवाज मनुष्य में किसके द्वारा उत्पन्न होती है? स्वर रज्जु के द्वारा उत्पन्न होती है। तो 3-4 बात आप लोग इसमें लिख देंगे, आपके 2 नंबर आ जाएंगे, आपके 3 नंबर आ जाएंगे। अब अपन चलेंगे किसमें? निचले श्वसन तंत्र में। ऊपरी श्वसन तंत्र अपन ने रीड कर लिया, अब निचला श्वसन तंत्र अपन पढ़ेंगे। देखिए 2 ही चीजें हैं इसमें, एक तो श्वास नली और दूसरा फेफड़े। श्वास नली के बारे में रीड करेंगे और फेफड़ों के बारे में अपन रीड करेंगे। तो इसमें आप ध्यान से देखना भाई, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम सिंपल वे में आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। और फिर 1-2 लाइन ही में पूरा श्वसन तंत्र आप लोगों को क्लियर होने वाला है। देखिए निचला श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र में लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसको अपन कितने भागों में डिवाइड करेंगे भाई? सिर्फ 2 भागों में। किताब में तो 3-4 भागों में डिवाइड कर रखा है, लेकिन अपन 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो क्या? श्वास नली। श्वास नली को इंग्लिश में ट्रेकिया भी कहते हैं, आप हिंदी में ट्रेकिया लिख लीजिए। और दूसरा कौन सा है भाई? फेफड़े। फेफड़ों के बारे में आप लोग याद रखिए, कर लिया होगा फेफड़ों में क्या लिखना है। ठीक है, श्वास नली में बता देता हूं। श्वास नली जो होती है एक लंबी नली होती है, इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 5 इंच लंबी नली होती है, 5 इंच लंबी नली। ये नली जो होती है, पहले स्टार्टिंग श्वास नली का अपन बात करें तो एक देखो श्वास नली की बात करते हैं पहले, फिर मैं आप लोगों को इसकी ब्रांचेज बताऊंगा। श्वास नली जो होती है कितने, इसमें यह लगभग 5 इंच लंबी नली होती है। एक लाइन तो आप लोग याद रखेंगे, कितनी इंच लंबी नली होती है? 5 इंच लंबी नली होती है। दूसरी बात, इसमें सी आकार के, इसमें सी आकार के उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं। उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं। किस आकार के छल्ले पाए जाते हैं भाई? सी आकार के उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये श्वास नली है, अब इसमें आप यूं देख लीजिए, ये सी आकार हो रहा ना है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? सी आकार हो रहा है। या फिर इसको यूं भी रीड कर सकते हो आप कि यहां से यहां तक वो आएगा। तो इसमें क्या होगा? सी आकार के छल्लों से क्या होगा? रिंग। सी आकार के ये है, इसमें ये कोई नली है, इसमें इस प्रकार सी लगा हुआ है, सी 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 लगे हुए हैं। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये पिचकेगी नहीं, ये क्या नहीं होगी? पिचकेगी नहीं। उपास्थल वल्ले पाए जाते हैं, उपास्थल छल्ले सी आकार के उपास्थल के बने, कार्टिलेज के बने हुए छल्ले पाए जाते हैं। इससे जो श्वास नली जो होगी वह पिचकेगी नहीं। इतनी सी बात आप लिख देंगे। और इसकी जो झिल्ली है, ठीक है, इसकी जो दीवार है ना, इसकी श्वास नली की, नलिका की, इसमें ये जो नलिका है इसमें किस प्रकार, किससे बनी होती है, ये आप लोग नाम याद कर लेंगे तो आप बताएंगे कूट स्तरीय पक्षमाभि स्तंभाकार उपकला की बनी होती है। ये ध्यान रखना। इंग्लिश वाले और हिंदी वालों के दोनों के लाइन बता देता हूं। इसकी भित्ति, इसकी गुहा या भित्ति इसकी बनी होती है, ये ध्यान रखना। कूट स्तरीय, ये नाम ही ध्यान रखना। 1 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है। कूट स्तरीय पक्षमाभि, इंग्लिश में भी बताऊंगा। कूट स्तरीय पक्षमाभि स्तंभाकार उपकला, कूट स्तरीय पक्षमाभि स्तंभाकार उपकला की बनी होती है। ठीक है, इसको कहेंगे सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। देखो
सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। आगे बात समझ में, इतना नाम है आपको जानना है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम इसके बनी होती है। ठीक है, अब अपन चलेंगे इसमें, इसके डिवीजन में। देखो ये आगे जाकर दो शाखाओं में बंट जाती है, तो उन शाखाओं को कैसे लिखेंगे आप, डायग्राम बनाता जाऊंगा मैं। देखिए बस ये बनाया और आप लोगों का काम फिनिश। आप लोगों ने श्वसन तंत्र रीड किया, दया हो गया। कैसे, ये ट्रेकिया आ रही है, इसको तो क्या कहेंगे, ट्रेकिया, ध्यान रखना। और ट्रेकिया में क्या पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। आप लोगों को पता है ट्रेकिया में क्या पाए जाते हैं भाई, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। और इसको कहते हैं ट्रेकिया या श्वास नली। ध्यान से देखना भाई, ठीक। अब मैं इसको एक ही लाइन से डिवाइड करूंगा, ये नली का मान लेना। इसकी जगह में क्या करूंगा, एक नली आप इसको मान लेना, ये देखो ये नली है। आगे बात समझता कि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं है आगे। अब इसके दो भाग बढ़ जाएंगे, ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ऐसा डायग्राम ही आपको एग्जाम में बनाना है, ये नली का ही मान लो, समझ गए। ये जो प्रथम बार डिवीजन हुआ, ये प्रथम बार डिवीजन हुआ ना, इस प्रथम बार डिवीजन से दो ब्रांचेस बनी। ठीक है, इसको अपन क्या कहेंगे, प्राथमिक श्वसनी, इसको कहेंगे प्राथमिक श्वसनी। ठीक है, अब आगे और ये अलग फेफड़े में चलेगी, एक अलग फेफड़े में चलेगी। ठीक, अब इसको मैं दूसरा डिवीजन और करूंगा यहां पर, ये दो भागों में और डिवाइड हो गई भाई। आगे बात समझ में, ये फर्स्ट डिवीजन तो यहां पर हो गया, इसको कहेंगे प्राथमिक श्वसनी। दूसरा डिवीजन यहां पर हो गया, तो इनको क्या नाम देंगे भाई, द्वितीयक श्वसनी। क्या कहेंगे, इसका थोड़ा सा सीधा बना देता हूं मैं, देखिए ये भी दो शाखा में बट गई है, ये लो। ठीक है, यहां पर सेकंड डिवीजन हो गया और दूसरा डिवीजन हुआ, तो इसकी एक और दो ब्रांच और बन गई। ठीक है, इनको क्या कहेंगे भाई, द्वितीयक श्वसनी। ये का ये वर्णन कर देना आप, तो उसमें वो लाइन बता करके फिर उनका इस प्रकार। अब और क्या होगा भाई आगे, कि तीसरा डिवीजन और होगा। तीसरा डिवीजन और होगा तो दो ब्रांचेस और बन जाएंगी। बनी कि नहीं बन गई, बन गई। थोड़ा सा और वापस इसको मैं नीचे ले जाता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छी तरह से दिख जाए। अब इसमें एक और डिवीजन और हो गया भाई। ठीक है, आपकी बुक में जितना बता रखा है उतना ही बताऊंगा, 12th क्लास में कुछ अलग है। ठीक है, यहां पर कौन सा डिवीजन हुआ, तीसरा डिवीजन हो गया, तो कौन सी ब्रांच बन गई, तृतीयक श्वसनी। कौन सी श्वसनी बन गई, तृतीयक श्वसनी बन गई, समझ गए। अब तृतीयक श्वसनी जो है उसमें और डिवीजन होगा। तीसरा डिवीजन तो पढ़ ही लिया था आपने, ये लो भाई, दोनों होंगी। ऐसे ऐसे मत समझ लेना, जैसे मान लो ये हो गई ना, तो ये भी हो जाएगी दो भागों में। इसका दूसरा यहां पर, ठीक है,
इसका यहाँ पर कौन सा हो गया तीसरा, इसका यहाँ पर कौन सा हो गया तीसरा। ठीक, अब इसी प्रकार ये भी दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक इधर और एक इधर। पहला डिवीजन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, ठीक है, और तीसरा इसका यहाँ हो जाएगा और इसका भी तीसरा डिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, ठीक है ना। अब इसका और चौथा डिवीजन और होगा, ये यहां पर और यहां ये डिवीजन और होगा, इसका भी चौथा डिवीजन होगा भाई, ये इसका भी चौथा डिवीजन होगा, 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 ये। ठीक, तो भाई ये कौन सी बाकी रहेगी, इसका भी चौथा डिवीजन तो होगा, दो ब्रांच थी, ये तृतीयक सवसनी कहलाती है। अब इसका भी दो डिवीजन हो जाएंगे, ये तृतीयक सवसनी बनी थी, ठीक है, तो यहां पर कौन सा डिवीजन हो गया, चौथा डिवीजन हो गया। कौन सा डिवीजन हो गया, चौथा डिवीजन हो गया। तो क्या बन जाएगी, स्वसनिका बनेगी। यहां पर फिर बन जाएगी स्वसनिका, इसका नाम देंगे अपन, इस ब्रांच का क्या नाम देंगे, लंबी ब्रांच बना देते भाई, स्वसनिका नाम देंगे। और स्वसनिका को इंग्लिश में ब्रोंकियोल्स भी कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। समझ में आ रही बात, क्या बन रहा है भाई, एक पेड़ सा बन रहा है ना, वृक्षा बन गया, एक रेस्पिरेटरी ट्री बन गया है, श्वसन वृक्ष के समान बन गया है, यहाँ पर बन गया क्या, हाँ। तो अब इसके आगे होना क्या जा रहा है कि एक और विभाजन होता है, पांचवा विभाजन। ठीक, एक और विभाजन होगा, पूरा सिस्टम इस प्रकार से हो गया कि ब्रांचेज ही ब्रांचेज बन रही हैं। इसे भी दो भागों में बढ़ जाएगा, ये भी दो भागों में बढ़ जाएगा, ये भी दो भागों में बढ़ जाएगा, ये भी दो भागों में बढ़ जाएगा। खूब सारी कोशिकाएं, फिर खूब सारी ब्रांच हो रही है ना, खूब सारी ब्रांचेज हो रही हैं। तो इस प्रकार ये है श्वसनिका जो होती है, एक और इसमें विभाजन होगा और किसमें बदल जाएगा भाई, ये किसमें बदल जाएगा, अंतस्थ श्वसनिका, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। किसमें बदल जाएगा, अंतस्थ श्वसनिका, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, अब इनके अंतिम सिरे पर, इनके अंतिम सिरे पर एक थैलीनुमा, छोटे गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर लगा होता है। अंतिम सिरे पर क्या लगा होता है, खूब सारे बार बार ये भी डिवाइड होंगी और इनके अंतिम सिरे पर क्या लगे होते हैं भाई, इस प्रकार गुब्बारे नुमा संरचना लगी होती है। इसको अपन क्या कहते हैं, कूपिका। यहां ऑक्सीजन आती है अंत में, समझ रहे हो बात को, क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं कूपिका या एल्वियोली। बस ये डायग्राम बनाना आपको, कूपिका या एल्वियोलाई। ठीक, अब इसकी क्या खास बात है, ध्यान से देखो आप, इसके चारों तरफ खूब सारी रुधिर केशिकाएं पाई जाती है, ब्लड वेसलरीज पाई जाती है खूब सारी। इसका जाल इसके चारों तरफ, इसके ऊपर चारों तरफ, ये तो गोल रहेगा ना इसके चारों तरफ। जैसे आप देख रहे हो ना, खरबूजा देखा आपने, खरबूजा, खरबूजे के ऊपर एकदम देखो कि जाड़ सा बना होता है, पत्तियों में जाड़ सा बना होता है, उसी प्रकार इसके ऊपर भी एक ऐसे कोई जाड़ सा बना होता है। इसको रुधिर केशिकाओं का सघन जाल पाया जाता है। किसका, केशिकाओं का, कोशिकाओं नहीं, केशिकाओं, केशिकाओं का, केस के समान, कैपिलरीज का नेट पाया जाता है। ठीक, और यहां पर ही O2 व CO2 का आदान प्रदान होता है, O2 व CO2 का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। फेफड़ों से जो O2 आ रही है वो तो बाहर निकल जाएगी और ब्लड में जो O2 है वह अंदर आ जाएगी। ठीक, तो O2 व CO2 का आदान प्रदान कहां पर होता है, एल्वियोली कोशिकाओं में। और जो कोरोना वायरस चल रहा है ना, वो यहां पर ही आकर के पानी भर देता है। कोरोना वायरस यहां आकर ही पानी भर देता है, जिससे O2 व CO2 का परिवहन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। समझ रहे हो बात को, और जिससे वह श्वास नहीं ले पाता और वह
उसकी मौत हो जाती है अगर यहाँ तक वह पहुंच जाता है तो। समझ गए बात को? तो ये क्या है, कूपिकाएं। ये है यहाँ पर देखो, ये कूपिका इस प्रकार से है, ये तो है कूपिका और इसके पास रुधिर केशिकाओं का इसके ऊपर जाड़ पाया जाता है। तो रुधिरकाओं कोशिकाओं का जाड़, इसकी झिल्ली, भाई एक तो इसकी ये झिल्ली हो गई और एक यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, इसकी झिल्ली हो गई। ठीक है, इनका आदान प्रदान हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो सतह बन गई ना, यह सतह बन गई, इसको श्वसन सतह कहते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस, श्वसन सतह। और इस सतह पर ही क्या बनता है भाई, O2 व CO2 का परिवहन होता है। O2 व CO2 का परिवहन होता है। परिवहन का मतलब आदान प्रदान, परिवहन नहीं लिखेंगे, आदान प्रदान, विनिमय, एक्सचेंज, आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह अपना श्वसन तंत्र था। इसमें अब फेफड़े बचे, फेफड़ों के बारे में बता दिए। फेफड़े जो होते हैं गुब्बारे नुमा संरचना है और हल्के गुलाबी रंग के फेफड़े पाए जाते हैं, स्पंजी ऊतक के बने होते हैं। कौन से ऊतक के बने होते हैं? स्पंजी ऊतक के बने होते हैं। मैंने कहा था ये सारी सर्किल जो है वो एक फेफड़े में पाई जाती है। इस प्रकार एक फेफड़ा ये हो गया और एक फेफड़ा ये हो गया। ठीक है, मैंने बता दिया कि जो दाहिना फेफड़ा है उसमें 3 लोब्स पाई जाती है, 1, 2 और 3। और जो बायां फेफड़ा जो होता है वो बड़ा होता है, लेकिन 2 लोब्स ही इसमें पाए जाती है। बायां फेफड़ा बड़ा होता है, बायां बड़ा और दाहिना छोटा। आगे बात समझ में? अब ये हो गया कि कौन से ऊतक के? स्पंजी टिश्यू के बने होते हैं फेफड़े। इसके बने होते हैं, स्पंजी टिश्यू के बने होते हैं। और प्रत्येक फेफड़े में लगभग 30 मिलियन कूपिकाएं पाई जाती हैं, एल्वियोलाई पाए जाते हैं। एक फेफड़े में 30 मिलियन एल्वियोलाई पाए जाते हैं। ठीक, तो ये फेफड़े भी हो गए। अब अपन चलेंगे मसल, पेशियां। पेशियां कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। एक तो मैंने बता दिया डायफ्राम। श्वसन पेशियों में देखिए, रीड करेंगे क्या? श्वसन पेशियां कौन कौन सी है? 2 प्रकार की पेशियां। एक तो डायफ्राम, एक तो डायफ्राम होता है और दूसरा डायफ्राम के अलावा पसलियां। 2 प्रकार की मसल्स यहां पर पाई जाती हैं, डायफ्राम, पसलियां। तो डायफ्राम में कौन सी पेशियां पाई जाती है भाई? रेडियल पेशियां पाई जाती हैं। कौन सी पेशियां? रेडियल पेशियां। और मसल, तो पसलियां जो होती हैं उनमें इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती हैं। कौन सी मसल्स? इंग्लिश में भी वही लिखेंगे, इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल पेशियां, इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है, इंटरकोस्टल पेशियां पाई जाती हैं। किसमें? अब आप देखो इनका क्या काम रहता है डायफ्राम का? श्वास लेने में 100 काम किए जाएं तो उसमें से 75% भूमिका तो इसकी रहती है डायफ्राम की, और 25% भूमिका फेफड़ों की होती है। ये ध्यान रखना भाई। श्वसन में मुख्य भूमिका किसकी रहती है? आपको पूछे तो क्या बताएंगे? लंग्स की। किसकी रहती है? लंग्स की या फेफड़ों की मुख्य, इसकी डायफ्राम की मुख्य भूमिका होती है 75%, और 25% किसकी? लंग्स की। कैसे? थोड़ा सा समझ लेंगे फिर अपन फिनिश करेंगे इसको। देखिए, ये मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से जो 2 श्वसन तंत्र अपना होता है, इसमें क्या पाया जाता है भाई? खूब सारी मैंने आप जंजाल बता दिया, आपको रेस्पिरेटरी बता दिया। अब इसके नीचे क्या रहता है? डायफ्राम लगा रहता है। क्या लगा रहता है? डायफ्राम। ठीक, यह डायफ्राम जब इसकी स्थिति ऐसे चपटा हो जाता है, पहले तो ऐसे रहता है डोम शेप। कौन सी शेप में? ये डोम शेप या गुंबद के आकार का, हिंदी में गुंबद के आकार का कहते हैं सामान्य अवस्था में। जब आपको अंदर श्वास लेना होता है तो ये किस प्रकार का हो जाएगा? एकदम चपटा हो जाएगा, फ्लैट। जब चपटा हो जाएगा तो क्या होगा भाई? यहाँ का जो इनको जगह मिल गई, देखो कितना स्पेस मिल गया।
ठीक है, तो इसी जो एरिया है इसका, उसका क्या है, वॉल्यूम बढ़ गया। वक्ष गुहा जो होती है उसका चैम्बर, इस चैम्बर का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। यहाँ लंग्स में क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम हो जाता है तो एयर जो होती है वो अंदर आ जाती है। ठीक, जैसे मान लो कि अपन पंप से हवा भरते हैं तो पंप को ऊपर खींचते हैं, फिर वापस दबाते हैं, यही तो होता है। ठीक है, दबाएंगे तब प्रेशर अधिक होगा, तब तो हवा अंदर जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, जैसे मान लो कि किसी बोतल है, बोतल के अपन उसको दबाते हैं, प्लास्टिक वाली बोतल को, और उसमें से पानी बाहर निकल जाता है, और जैसे ही छोड़ेंगे पानी अंदर आ जाएगा, आधा आ जाता है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, स्पेस इसका बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाता है। दो बातें होती हैं, सबका होते ही तो एक तो क्या है, स्पेस बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसका वक्ष गुहा का वॉल्यूम को कहेंगे आयतन, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ जाएगा तो दाब कम घट जाता है, दाब घट जाता है, प्रेशर घट जाता है। और प्रेशर अंदर कम हो गया, और बाहर वायु का प्रेशर क्या है, वायुमंडल में प्रेशर अधिक होता है ना, वायुमंडल में वायु का प्रेशर अधिक होता है। बाहर अंदर की तुलना में बाहर प्रेशर अधिक होता है, इसलिए बाहर से हवा अंदर आ जाती है। ठीक है, और जब यह डोम शेप से वापस, ये फ्लैट शेप से वापस डोम शेप हो जाता है यूं, तो वो जगह क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई। तो फेफड़ों में क्या बढ़ गया भाई, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो अंदर का प्रेशर तो अधिक हो गया और बाहर प्रेशर कम हो गया, इसलिए अंदर की जो CO2 है वह क्या, कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है। ठीक है, इस प्रकार जो डायफ्राम की श्वसन में बहुत बड़ी भूमिका है, लगभग 75% भूमिका डायफ्राम की है। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार मनुष्य में श्वसन तंत्र पाया जाता है। आगे अगली क्लास में श्वसन के प्रकारों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहें घर पे।